हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम आप लोगों के बीच में लाए हैं 200 मोस्ट इम्पोर्टेंट साइंस के ऑनलाइनर क्वेश्चन, जिसमें से आप लोगों को कहीं ना कहीं परीक्षाओं में ये क्वेश्चन जरूर फंस जाते हैं और आते भी हैं। ऐसे क्वेश्चनों को आप लोग करिए और देखिए कि इन सवालों में आपको कितने सवाल आते हैं और कितने नहीं आते हैं। तो चलिए, आज का ये पहला सवाल है जिसमें इसमें बताया गया है कि ड्राई आइस किसे कहा जाता है। ड्राई आइस मतलब कि शुष्क बर्फ किसको कहते हैं। तो शुष्क बर्फ किस बर्फ को कहा जाता है उसको आप लोग को बताना है। तो ये है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को हम लोग शुष्क बर्फ के नाम से जानते हैं। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसी गैस होती है जो आप लोग देखे होंगे कि क्या होता है कि जब विवाह शादी होता है तो उसमें इंद्रलोक वाला जो सीन क्रिएट करते हैं सब कैमरामैन, वो सब करने के लिए कहीं ना कहीं इसी गैस का यूज होता है। और यह बर्फ होती है, देखने में तो बर्फ नुमा होती है, लेकिन यह होती है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, शुष्क कार्बन डाइऑक्साइड गैस, CO2 गैस होती है। और यह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर कोई शादी हो रही है, एक मुन्ना और मुन्नी, इस तरह से शादी हो रही है दोनों लोग की। तो यहाँ पर जो नीचे आप लोग देखे होंगे कभी कभी, नीचे जो बर्फ के जैसे इस तरह से नीचे नीचे इस तरह से इंद्रलोक बना दिया जाता है। यहाँ से कैमरामैन जब फोटो लेता है तो इन दोनों का कैमरामैन जैसे लगता है कि यहाँ पे इसके मतलब इन लोगों का जो सीन आता है जो अच्छा लगता है देखने में, यह कहीं ना कहीं इ- अच्छा लगता है और इसी गैस के कारण यह हो पाता है। तो आप लोग इस गैस के बारे में जानिए। शुष्क गैस, शुष्क मतलब बर्फ, इसको हम लोग ड्राई आइस के नाम से जानते हैं। ड्राई आइस मतलब सूखी बर्फ, याद रखिएगा, सूखी बर्फ के नाम से जानते हैं। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक सेकेंड, बहुत तेज मतलब ये भाग रहा है ऊपर देखिए। जल का रासायनिक सूत्र ये तो सबको पता होता है, इसका फार्मूला होता है H2O, इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसके आगे चलिए देखते हैं, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी। अगला क्वेश्चन है, जेम्स प्रिस्टले नाम के वैज्ञानिक थे। और ऑक्सीजन जो होती है इसका जो है अणु होता है O2, और ऑक्सीजन के साथ जब हीलियम मिला दी जाती है, हीलियम मिला दी जाती है तो हीलियम गैस को हम लोग, हीलियम गैस को मिलाने के बाद हम लोग इसको कहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं, समुद्र में प्रयोग कर सकते हैं। जब समुद्र में जो गोताखोर जाते हैं वो कहीं ना कहीं इसी गैस को ऑक्सीजन गैस के साथ मतलब लेकर जाते हैं। आगे देखिए कि परमाणु के नाभिक में कौन सी में क्या उपस्थित होता है, मतलब परमाणु के नाभिक में कौन कौन चीज उपस्थित होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। देखिए परमाणु और परमाणु के नाभिक कैसे हम लोग पता करेंगे, देखिए एक सेकंड, थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लें कलम को। और यहाँ पे देखिए परमाणु ऐसे होता है, परमाणु में ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो होते हैं, इसको हम लोग जो परमाणु का नाभिक इसको हम लोग बोलते हैं। नाभिक में जो उपस्थित होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही होते हैं। और इसी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को नाभिक के चारों ओर जैसे इस तरह से इधर से इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चक्कर लगाता है। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर चक्कर लगाता रहता है। और क्या होता है कि ये जो होता है पूरे परमाणु का जो आवेश जो होता है, देखिए पूरे परमाणु का आवेश जो होता है, आवेश जो होता है ये क्या होता है कि उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है। याद रखिएगा आप लोग, पूरे परमाणु का जो होता है आवेश जो होता है उदासीन होता है। लेकिन क्या होता है कि प्रोटॉन जो होता है धन आवेशित होता है, और न्यूट्रॉन जो होता है जीरो, मतलब इस पर कोई आवेश नहीं होता है। और इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन जो होता है, इलेक्ट्रॉन पे माइनस आवेश होता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत पूछता है। और इन सब में जो आवेश के मान होता है 1.6 गुणे 10 के पावर माइनस 19 कुलाम, ये आवेश होता है। ये बार बार सवाल पूछ देता है, कभी ना कभी आ जाता है। तो इन सवालों को आप लोग जरूर देखिए और इन सवालों में को करने की कोशिश, याद रखिए। बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, देखने में तो सरल लगेगा, लेकिन मतलब ये सवाल कहीं ना कहीं परीक्षाओं में गलत हो जाते हैं। और गलत होने के कारण क्या होता है, हमें रिग्रेट हो जाता है। और जब हम लोग गलत कर देते हैं तो सवाल में सोचते हैं कि अरे ये इतना आसान सवाल था और फिर भी गलत कर दिए। गलत करने के बाद हम लोग बहुत बार बार सोचते हैं और अपने आप को कोसते हैं। तो ऐसे सवालों के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़ जाइए। और छोटे छोटे सवाल रहेंगे, देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, लेकिन इन सवालों में गलतियाँ होती हैं, सबसे होती हैं, आपसे भी होती हैं, हर एक लड़के से होती है। तो आप लोग इन सवालों में जुड़े रहिए और जुड़े होने के बाद इन सवालों को करने की कोशिश कीजिए। तो देखिए इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी। एक ट्रिक होती है ईंट पर नाच, ईंट पर नाच, ईंट पर नाच एक ट्रिक होती है जिससे आप इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तीनों शब्दों के मतलब तीनों मतलब
तीनों चीज़ों की जो खोजकर्ता हैं उनके नाम बता सकते हैं। जैसे ईंट, ई से इलेक्ट्रॉन, ईंट ईंट, इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन लिखेंगे। और ट से यहाँ से हम लिखेंगे थॉमसन, थॉमसन। प से पर से हम लिखेंगे पर से प्रोटॉन, क्या लिखेंगे प्रोटॉन, प्रोटॉन। और प्रोटॉन लिखने के बाद रदरफोर्ड, क्या लिखेंगे रदरफोर्ड। ये सब याद रखिएगा, बहुत आसान होता है। नाच से न से नाविक, ना से नाविक। और नाविक की खोज की थी जेम्स चैडविक ने। क्या किए थे, किसने की थी, जेम्स चैडविक। कौन किए थे, कौन से वैज्ञानिक ने किया था, जेम्स चैडविक ने इसकी खोज की थी। तो ये सब याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। तो देखिए जेम्स चैडविक। अभी ईंट पर नाच वाली ट्रिक बताए हैं, तो ईंट पर नाच वाली ट्रिक याद रखिए और इससे आप लोग याद कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है किस धातु का को क्विक सिल्वर कहा जाता है। क्विक सिल्वर मतलब कि मतलब ये इसको हम लोग पारा को बोलते हैं क्विक सिल्वर। पारा जो होता है Hg के नाम से जाना जाता है। और पारा जो होता है हमारे थर्मामीटर में यूज होता है। क्या होता है, जो थर्मामीटर होता है उसमें यूज होता है। थर्मामीटर में यूज होता है। जो थर्मामीटर डॉक्टरी थर्मामीटर होता है उसमें इस तरह से थर्मामीटर होता है और यहाँ पे इस तरह से डंडी लगी होती है। इसको हम लोग मुंह में ले लेते हैं और मुंह में लेने के बाद क्या होता है कि हमारे बॉडी का टेम्परेचर इस तरह से बताने लगता है। और जब बताता है तो डॉक्टर बोलता है कि हमारे शरीर का तापमान इतना हो गया है, इतना हो गया है। तो अपने आप लोग ये बताइए कि अपने शरीर का तापमान, आपके शरीर का तापमान कितने डिग्री से कितने डिग्री तक के बीच में होता है। आपके शरीर का तापमान जो होता है कितने से कितने डिग्री के बीच में होता है। तो ये याद रखिएगा कि 32 नहीं 35 डिग्री के करीब से, 35 डिग्री से 42 डिग्री के बीच, 42 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। और जो होता है इसी को आप लोग एक फार्मूला होता है उससे आप लोग याद करेंगे। तो उससे आप लोग थर्मामीटर में जो सेल्सियस पैमाना होता है उसको हम लोग केल्विन और रदरफोर्ड र्यूमर इस सब में बदल सकते हैं। तो इसको एक बार नोट कर लीजिए। ये होता है C/5 F माइनस 32 32/9 बराबर K-273/5 और फिर बराबर होता है R/4। ये वाला फार्मूला याद रखिएगा। इसके बाद आप लोग आगे देखिए। आगे का सवाल है हंसाने वाली गैस को क्या बोलते हैं। लाफिंग गैस आप लोग सुने होंगे। लाफिंग गैस को हम लोग नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। इसका फार्मूला होता है N2O। नाइट्रस ऑक्साइड इसको बोलते हैं। आगे वाला क्वेश्चन देखिए। सोडियम बाइकार्बोनेट का सामान्य नाम क्या है। बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा यानी जो हम लोग खाने में यूज करते हैं, खाने में यूज होता है, खाने में यूज होता है बेकिंग सोडा। याद रखिएगा बेकिंग सोडा को हम लोग खाने में यूज करते हैं। आगे देखिए कि ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है कि यह किसी भी मतलब कपड़े और कहीं ना कहीं सफाई में यूज होता है। जो काई वोई लगी रहती है, कहीं आप मान लीजिए किसी फर्श पर इस तरह से जो काई जम जाती है, जो हरी वाली काई होती है वो जम जाने के बाद क्या होता है, जब हरी वाली काई जम जाती है तो उस पर हम लोग ब्लीचिंग पाउडर का जब छिड़काव कर देंगे तो ये क्या होता है कि ये काई मर जाती है और यहाँ पर सफाई हो जाती है। आप लोग इसका यूज देख सकते हैं। क्या होता है कि जो रेलवे ट्रैक होते हैं, रेलवे के जो ट्रैक होते हैं उस पर क्या होता है कि इस ब्लीचिंग पाउडर का यूज होता है। देखने में बहुत पाउडर नुमा होता है, जैसे लगता है कि आटा छीट दिया गया है, आटा को छींटा गया है, छिड़काव किया गया है, लेकिन ये आटा नहीं होता है, यह ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या करता है कि जो पटरियों के किनारे जो काई जम जाती है, जो प्लेटफार्म पर काई जम जाती है उसको क्या करता है, खत्म कर देता है उस काई को। और खत्म करने के बाद क्या होता है कि मतलब वहाँ पे साफ सफाई की व्यवस्था के लिए ब्लीचिंग मतलब ब्लीच कर देता है वो। इसको पानी में भी यूज कर सकते हैं, पानी की सफाई के लिए भी, यूज होता है ब्लीचिंग पाउडर। तो कास्टिक सोडा देखिए। कास्टिक सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। कास्टिक सोडा क्या होता है कि यह जो होता है कपड़ा वपड़ा धोने के काम आता है, कपड़ा धोने के लिए काम आता है, जिसको हम लोग डिटर्जेंट के रूप में बोलते हैं। धावन सोडा देखिए, कास्टिक सोडा नहीं, कास्टिक सोडा दूसरा होता है, धावन सोडा दूसरा होता है, वॉशिंग पाउडर इसको बोलते हैं। इसको हम लोग सोडियम कार्बोनेट डेका हाइड्रेट बोलते हैं। आगे देखिए। अगला क्वेश्चन है हीरा किसका अपर रूप है। हीरा कार्बन का अपर रूप है। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, याद रखिएगा। कार्बन के 3 अपर रूप होते हैं, हीरा, हीरा और फिर ग्रेफाइट, फिर उसके बाद मिनिस्टर फुलरिन, फुलेरीन नाम का, बकमिनिस्टर फुलेरीन नाम का जो होता है इसका अपर रूप होता है। कार्बन का ही अपर रूप होता है, याद रखिएगा। टांका मतलब सोल्डर मिश्र धातु किन धातुओं की बनी होती है। जो सोल्डर मिश्र धातु होती है
वो किन धातुओं का बना होता है, उसको याद रखिएगा कि सोल्डर जो होता है टीन और सीसा का बना होता है। सोल्डर क्या होता है, पीबी और एसएन, पीबीएसएन और पीबी का बना होता है। पीबीएसएन, पीबी और एसएन का मतलब ये अगर ए बी ऑप्शन में दे देता है एसएन और पीबी, तो इस तरह से काम करके दे देता है और लोग इसमें अटक जाते हैं। ऐसे ऐसे छोटे छोटे सवालों को अगर आप कर पा रहे हैं तो आप अपने आप को ये मत समझिए कि हम बहुत बहादुर हैं। ऐसी सवाल जो होते हैं जो परीक्षा में गलती करवा देते हैं आपसे, जैसे लगता है कि हम लोग कर लेंगे लेकिन ये हो नहीं पाता है। कभी कभी ये सवाल हम लोग से गलती करवा कर हम लोग को बहुत दिक्कत में डाल देते हैं और हम लोग की जो मतलब नौकरी होती है, ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं लग पाता है। एक सेकेंड, थोड़ा सा स्क्रॉलिंग बहुत तेज हो जा रहा है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। 1 मिनट, हाँ चलिए स्टार्ट करते हैं। जंग का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जंग का रासायनिक सूत्र देखिए, टाइपिंग में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है क्योंकि ये मैं ऐसे टाइपिंग नहीं करता हूँ। इसको क्या करता हूँ कि इसको फोटो खींचकर और इसको टाइपिंग करवा देता हूँ। उसको उससे क्या बोलते हैं, जो अपना परप्लेक्सिटी जो नया आया है, तो इसमें देखिए ये ऐसे ऐसे तैसे टाइपिंग है, Fe2O3 इसको बोलते हैं। और यह इसी का Fe2O3 जो होता है, और इसमें होता है क्या, 10 या एक्स करके एक्स भी डाल सकते हैं, एक्स H2O, मतलब इसमें कितना हुआ है जल का मतलब अणु मिल जाएगा। और लोहे में लोहे के ऑक्साइड में तो यह जल योजित फेरिक ऑक्साइड होता है। जैसे फेरिक ऑक्साइड में जल मिल जाना हम जो क्या होता है कि मतलब इसको जंग का शुरुआत कर देता है, जंग बना देता है। आगे देखिए, गोताखोर द्वारा गहरे समुद्र में सांस लेने के लिए ऑक्सीजन के साथ कौन सी गैस मिलाई जाती है? अभी आप लोगों को पहली स्लाइड पे हमने बताया है कि हीलियम गैस का यूज जो होता है, गोताखोर जब समुद्र की गहराई में जाते हैं तो इसको हीलियम क्या करता है कि ऑक्सीजन को मतलब तरल अवस्था में बनाए रखने का काम करता है, जल्दी जमने नहीं देता है। लेकिन देखिए जब यही यही मान लीजिए कि यहाँ से समुंदर है और इसकी गहराई यहाँ से 1500 मीटर है, बहुत ज़्यादा अंदर चला गया। लेकिन यहाँ पर जब ऊपर वाले हिस्से पर मान लीजिए कि 50 मीटर नीचे अगर कोई गोताखोर जा रहा है तो यहाँ पे हीलियम की जगह क्या लेके जाएगा, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन प्लस नाइट्रोजन गैस को वह अंदर मतलब इनहेल करते जाएगा, अंदर को सोखते हुए जाएगा। तो आगे देखिए इसमें 200 क्वेश्चन है, अगर आप लोग 200 क्वेश्चन कर पाते हैं तो मैं बहुत तेजी से लेकर जाऊंगा कि मतलब इतने फास्ट तरीके से करवाऊंगा कि मतलब आप लोग इस सवाल को बस रिवीजन मात्र में लीजिए। और हमारे चैनल का भी नाम है रिवीजन स्टडी, और इस तरह से आप लोग सवालों को बहुत तेजी से करने का काम करेंगे। और जब परीक्षाओं में सवालों को पढ़ेंगे तो एकदम तड़ से मारेंगे और फटाक से इन सबको फोड़ फाड़ के आगे निकल जाएंगे। आगे देखिए, सबसे बुरा वायु प्रदूषण कौन सा होता है? सबसे बुरा बुरा वायु प्रदूषण कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस कहाँ से मिलती है? तो वायु प्रदूषण जो जिससे होता है, क्या बोलते हैं, ये गाड़ी जो चलती है, वाहन से जो धुआं निकलता है, वाहन से जो धुआं निकलता है उसमें से क्या होता है, वायु प्रदूषण। उस वायु प्रदूषण से जो अंगीठी उंगीठी जलाई जाती है उससे भी जो जो प्रदूषण निकलता है, जो धुआं निकलता है, चिमनी से निकला हुआ धुआं जो होता है वो क्या होता है कि मोनोऑक्साइड का मतलब रूप ले लेता है। और यह कहीं ना कहीं बहुत घातक होता है। इससे क्या होता है कि हमारे देश में, पूरे विश्व में, विदेश में क्या, पूरे विश्व में ग्लोबल वार्मिंग की मतलब घटनाएं सुनाई देती हैं। आगे देखिए, अक्रिय गैस, अक्रिय गैस का रासायनिक रूप क्या होता है? अक्रिय गैस का रासायनिक रूप क्या होता है? अक्रिय गैस का रासायनिक रूप ये क्या होता है कि यह अभिक्रियाशील नहीं होती है। आप लोग सुने होंगे हीलियम, इस तरह से पेरियोडिक टेबल में इस तरह से जब लाइन से इस तरह से पेरियोडिक टेबल होती है। आप लोगों को एक सेकंड अभी थोड़ा सा बना के बताते हैं, एक सेकंड इसको देखिए। अभी हम बना के बताते हैं पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में ज़्यादा कुछ नहीं होता है, आसान होता है पीरियोडिक टेबल को समझना। इसमें पीरियोडिक टेबल में अक्रिय गैस को समझना तो और आसान है। एक किनारे पर होता है, इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है, इस तरह से इधर से इस तरह से पीरियोडिक टेबल होता है। और क्या होता है कि यहाँ पे जो ए वाली लाइन होती है, अंतिम वाली लाइन होती है, इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग, वर्ग बोलते हैं। जो खड़ी वाली लाइन होती है इसको हम लोग वर्ग बोलते हैं। और जो पट वाली लाइन होती है, इस तरह से जो लाइन होती है उसको हम लोग आवर्त बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आवर्त बोलते हैं। याद रखिएगा, आवर्तों की संख्या 7 होती है और वर्गों की संख्या हमारे पीरियोडिक टेबल में 18 होती है। अब देखिए कि इसमें जो होता है हीलियम और नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनान और रेडॉन होता है, ये सब गैसें पाई जाती हैं जो अभिक्रियाशील नहीं होती हैं। मतलब इसमें कोई अभिक्रिया जल्दी नहीं होगी, मतलब बहुत कम अभिक्रियाशील होते हैं। तो आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है
कि तंबाकू का मुख्य घटक क्या होता है। तंबाकू का मुख्य घटक नहीं, इसको देखिए अगला क्वेश्चन जो है एथिल एल्कोहल को पीने के लिए अनुपयुक्त बनाने में, मतलब अनुपयुक्त मतलब पीने के अनुपयुक्त मतलब आपको मान लीजिए कि कोई आदमी एथिल एल्कोहल मतलब पियक्कड़ी आदमी है आपके घर, कोई मान लीजिए दारू शराब यानी शराब जो आदमी पीता है उसके उसको अगर आप लोग उसको ऐसा शराब बना कर देना है कि जो अनुपयुक्त हो, उसके पीने लायक ही न बचे, लायक ही न बचे, लायक न बचे, तो वो उसमें क्या करिए कि मेथिल एल्कोहल मिला दीजिए। मेथिल एल्कोहल जो होता है इसको मिला देने से शराब क्या होता है, नशे जो होता है ये शराब जो क्या बोलते हैं जहरीला बन जाता है। शराब जो होता है जहरीला बन जाता है, और शराब जहरीला बनने के कारण अगर आदमी पी लेता है तो इससे मेथिल एल्कोहल के पीने से क्या होता है कि आदमी की मौत भी हो सकती है। याद रखिएगा, ये सब बहुत बारीक क्वेश्चन होते हैं, ऐसे क्वेश्चन लोग गलती कर देते हैं, और ऐसे क्वेश्चनों में अक्सर करके हमारे दोस्त मित्र ऐसे गलतियां कर देते हैं और अपने आप को कोसने का काम करते हैं कि अरे हम ऐसी गलती अगर नहीं किए होते तो आज हम नौकरी करते। और ऐसी गलतियां बहुत लोगों से होती हैं। तो चलिए, ऐसे ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चनों को देखने के लिए हमारे इस चैनल पर आप लोग रुके रहिए और थोड़ा सा इंतजार करिए। 200 क्वेश्चन हैं, बहुत कम समय में करवाएंगे, और ऐसे ही क्वेश्चनों को आप लोग करेंगे तो एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस मतलब आप लोगों के अंदर बिल्डअप होगा, और आप लोग अपने कॉन्फिडेंस के तौर पर परीक्षाओं में जब आप बैठेंगे तो परीक्षाओं में इन क्वेश्चनों को बहुत जल्दी से करने का काम करेंगे, और जल्दी से काम करेंगे तो क्या होगा कि नौकरियां में तो नौकरियां लगें या ना लगें, लेकिन आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस जरूर रहेगा कि मतलब हाँ हमने क्वेश्चन को बहुत तेजी से टैकल किया और जल्दी से किया। तो देखिए टीयर गैस यानी आंसू गैस, मतलब जो होते हैं आंसू गैस के गोले आप लोग सुने होंगे। जब अभी पिछले वर्ष क्या हुआ है कि जब बिहार में शिक्षक भर्ती को लेकर लोग आंदोलन कर रहे थे, उन लोगों के ऊपर क्या हुआ, सरकार के पुलिस के द्वारा टीयर गैस मतलब आंसू के गोले फेंके गए। और इसमें कौन सी गैस होती है, तो क्लोरोपिक्रीन या क्लोरो एसिटोफिनोन होती है। यही गैस जो होती है जो आंसू गैस का काम करती है। और आप लोग ये बताइए कि कौन ऐसी गैस होती है जो हंसाने का काम करती है। अभी पीछे बताए हैं, तो उसमें उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे देखिए कि रबड़ के संश्लेषण मतलब रबड़ का संश्लेषण में किसका प्रयोग किया जाता है। रबड़ का संश्लेषण जब होता है मतलब रबड़ सिंथेटिक्स रबड़ जब हम लोग बनाते हैं, जैसे मतलब कोई भी रबड़ जब कृत्रिम तरीके से बनाया जाता है तो उसका संश्लेषण किया जाता है, तो उसमें क्या मिलाया जाता है, आइसोप्रीन नाम का बहुलक मिलाया जाता है। कौन सा चीज, आइसोप्रीन नाम का बहुलक मिलाया जाता है। अब देखिए रबड़ को मजबूत बनाने के लिए कौन सा चीज मिलाया जाता है, याद बताइएगा। मजबूत बनाने के लिए कौन सा चीज इसमें मिलाया जाता है। रबड़ को मजबूत बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है, तो इसमें क्या मिलाया जाता है, सल्फर मिलाया जाता है। यस, सल्फर मिला दिया जाता है, और जब सल्फर मिला देंगे तो रबड़ मजबूत हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है। तो मोमबत्ती का जलना एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जलना जो है रासायनिक परिवर्तन, लेकिन मोमबत्ती का जो पिघल जाना, जैसे आप पिघला देते हैं, मान लीजिए कि मोमबत्ती पिघलना और जलना में अंतर है। जलना मतलब जल के खत्म हो जाती है, जब जल के पूरी खत्म हो जाएगी। मान लीजिए कि यहाँ से अभी दीपावली आ रही है तो इसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं, घर पर भी कर सकते हैं। मैं बता दे रहा हूँ, एक सेकंड थोड़ा सा रुकिए, एक सेकंड। मान लीजिए कि ये हम बना रहे हैं लाल कलर की एक मोमबत्ती यहाँ से बनाए, और यहाँ से इस तरह से इसको बनाए ए, और एक और मोमबत्ती बनाए, और इसमें हम लोग इसको जला दिए। क्या किए कि इसको हम लोग जला दिए। ये मोमबत्ती जल रही है, और इसको हम लोग क्या किए, एक प्लेट नीचे रख के इसको हम लोग पिघला दिए। इसको नीचे से हम लोग आग देकर पिघला रहे हैं, तो ये क्या हुआ कि एक प्लेट में एक थाली में ये पिघल गई। तो भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन का ये अंतर होता है कि जो जल कर कुछ न बचे, मतलब जिस परिवर्तन में आप लोग उसको दोबारा प्राप्त न कर सकते हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। मतलब रासायनिक परिवर्तन में एक कुछ ऐसे परिवर्तन होता है जिसमें कोई वस्तु दोबारा प्राप्त नहीं हो सकती, मतलब दोबारा नहीं मिल सकती, दोबारा नहीं मिलेगी। और जिसमें दोबारा मिल सकती है, जैसे पिघलेगा तो ये दोबारा मिल जाएगा, इसको हम लोग फिर ऐसे बना सकते हैं। लेकिन जब जल जाएगा तो जलने के बाद क्या होता है कि उसमें क्या होता है कि दोबारा नहीं मिलता है। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। जिसमें दोबारा मिल जाए उसको हम लोग बोलते हैं भौतिक परिवर्तन, जिसमें दोबारा न मिले उसको बोलते हैं रासायनिक परिवर्तन। अगर आप लोग
को ऐसे क्वेश्चनों में मतलब आप लोग को डिफिकल्ट लगता है थोड़ा, मतलब ऐसे मतलब छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं जो मतलब फंसा देते हैं कि कौन सा परिवर्तन होगा कौन सा नहीं। पर जलना और पिघलना में बहुत बड़ा अंतर है। जलना और पिघलना में बहुत बड़ा अंतर है। आगे देखिए, समुद्र जल से नमक किस विधि द्वारा तैयार किया जाता है? तो वाष्पीकरण विधि द्वारा। आप लोग सुने होंगे, एक कहानी आप लोग को बता देते हैं कि जब क्या होता है कि मान लीजिए कि यहाँ से ये समुंदर है, ये पूरा ये समुंदर है और ये समुंदर है और यहाँ पे थोड़ा सा घर हो रहा है, पूरा बिल्डिंगें बनी है, ये मैदान है, समुंदर के किनारे मैदान है। तो क्या करते हैं लोग, जो समुद्र के किनारे रहने वाले लोग होते हैं, तो जब ज्वार भाटा आती है तो समुंदर का पानी इधर आएगा और जब समुंदर का पानी इस साइड आता है तो यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे गड्ढे खन देते हैं, मतलब खन कर उसको छोटे छोटे गड्ढे बना देते हैं। क्या होता है कि जब इधर से समुंदर की लहरें आती हैं, इधर से बस समुंदर की लहरें जब आती हैं और जब फिर वापस जाती हैं तो इसमें पानी में गड्ढे में पानी भर जाता है। गड्ढा में पानी में गड्ढा नहीं, गड्ढे में पानी, इसमें क्या होता है गड्ढे में पानी भर जाता है और ये पानी फिर वापस नहीं जा पाता है। तो क्या होता है कि फिर यह मतलब यही पानी धीरे धीरे वाष्पीकरण होता है। वाष्प मतलब जब धूप होती है, जब बराबर धूप होती है समुद्र के किनारे, फिर इसको क्या करते हैं, इसको यहाँ पे मेड़ बना के बहुत ऊंची मेड़ बांध देते हैं कि फिर दोबारा अगर ज्वार भाटा आए तो ये पानी अगर दोबारा आता है तो क्या होता है कि मतलब जब दोबारा पानी आएगा तो इस गड्ढे में पानी दोबारा ना आ पाए, मतलब इधर पानी ना आ पाए, इसको एक और स्टोर कर लेते हैं। नहीं तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि इसी समुंदर के पानी को जो मोटर द्वारा बहुत दूर लेके चले जाते हैं, मतलब समुंदर के पानी से ये इस तरह से कियारी नुमा खेत बना लेते हैं और इसमें इसकी मेड़ों को बहुत ऊंचा कर लेते हैं और इस तरह से वो लोग समुंदर में से नमक निकालने का काम करते हैं। तो कुछ ऐसे ही समुंदर से इसमें क्या होता है कि जब पानी इकट्ठा होगा तो समुंदर के पानी जो होता है लवण होता है, समुंदर के पानी का समुंदर जो होता है लवणीय होता है और यही पानी क्या करता है कि समुंदर में जाकर मतलब खेत में जाकर जमा हो जाता है और जमा होने के बाद क्या होता है कि इस खेत में से पानी जब दोबारा वापस नहीं जा पाता है तो सूर्य की गर्मी के कारण वाष्पीकरण हो जाता है, पानी का वाष्पीकरण हो जाता है। पूछ देगा कि किसका वाष्पीकरण होता है, नमक का वाष्पीकरण होता है या पानी का वाष्पीकरण होता है? तो इसमें क्या होता है कि नमक का वाष्पीकरण नहीं होता है, इसमें पानी का वाष्पीकरण होता है। इसमें पानी वाष्प बन के उड़ जाता है। और आप लोग इसको याद रखिएगा, ये पूछता है, बहुत ज्यादा पूछ देता है। जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? यसदीकरण। इसको हम लोग गेल्वेनाइजिंग बोलते हैं। गेल्वे गेल्वेनाइजिंग 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 बोलते हैं। और इसमें क्या होता है कि कोई लोहा, मान लीजिए कि कोई लोहा है, यहाँ पर कोई लोहा है, इस पर जंग बार बार लग जा रही है, तो क्या करते हैं लोग ना कि इस पर जिंक की परत चढ़ा देते हैं। क्या होता है, कौन सी किसकी परत चढ़ाते हैं? जेड एन। और जेड एन का परमाणु क्रमांक जो होता है मेरे ख्याल से कि 30 होता है। और इसको याद पूछ देता है कि मतलब जेड एन मतलब जिंक की परत चढ़ाने को क्या बोलते हैं? तो जिंक की परत, जिंक को ही हम लोग जस्ता भी बोलते हैं, याद रखिएगा। गेल्वेनाइजिंग और यसदीकरण, ये सब एक ही भाषा है, एक ही चीज है, बार बार इसी को घुमा घुमा के पूछता है। तो ऐसे अगर सवाल को अगर आप कर लेते हैं तो ये भी मत समझिए कि बहुत सरल सवाल है और ये भी मत समझिए कि बहुत कठिन सवाल है। ये सवालों को रिपीट बार बार करेंगे तो ये सवाल आप लोगों के लिए एकदम अंगुली पर नाचने वाले सवाल बन जाएंगे। और अंगुली पर जब नाचने वाले सवाल बन जाएंगे तो आप इन सवालों को बहुत तेजी से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे भारी धातु पूछेगा तो ऑस्मियम मारेंगे, लेकिन वहीं पर सबसे हल्की धातु अगर पूछ दे तो कौन सा मारेंगे? आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि अगर सबसे हल्की धातु पूछ दे, सबसे हल्की धातु के बारे में पूछ दे तो कौन सा मारेंगे? आप लोग इस ट्रिक मतलब इसको आप लोग बताइएगा कि हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम में यही चारों में से होगा। लेकिन आप लोग ऑप्शन में मतलब कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि लोहे का जो शुद्ध रूप होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? कौन सा लोहा होता है? तो पिटवा लोहा। इसको हम लोग बोलते हैं रॉट आयरन। रॉट आयरन बोलते हैं, रॉट आयरन बोलते हैं। मतलब ये क्या होता है कि यह शुद्ध होता है। इसमें क्या होता है कि 99% तक 99.99% तक लोहा पाया जाता है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जर्मन सिल्वर किस धातु की मिश्र धातु है? जर्मन सिल्वर क्या होता है कि इसमें कापर, जिंक और निकिल निकिल धातुओं का मतलब कई धातुओं जर्मन सिल्वर में जो होता है कापर, निकिल और कापर, जिंक और निकिल। जर्मन सिल्वर में देखिए यह ऐसा भी नहीं है कि नाम तो जर्मन सिल्वर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यह जर्मन सिल्वर कहाँ पर पाया जाता है। जर्मन सिल्वर ऐसा नहीं है कि जर्मनी में बना है। जर्मन सिल्वर ये मत जान जाइएगा कि जर्मनी में बना है। तो हम लोग
जर्मन सिल्वर कहेंगे। और इसमें देखिए सिल्वर है तो सिल्वर भी नहीं होता है, जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, याद रखिएगा कि जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है और ना ही यह जर्मनी में बना है। और याद रखिएगा कि इसमें कौन चीज होता है, कापर होता है, जिंक होता है और निकिल होता है। इन्हीं तीन पदार्थों से मिलकर बना होता है। विद्युत का सबसे अच्छा चालक कौन सा पदार्थ होता है, तो चांदी। वैसे तो सोना होता है लेकिन चांदी का प्रयोग अधिकतर यूज होता है। और सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो मतलब पदार्थ है मतलब विद्युत के चालन में, तो एल्युमिनियम का यूज करते हैं और कापर का यूज करते हैं। इन्हीं सब चीजों का तारों, इन्हीं सब के जो तार बने होते हैं, इन सब का यूज होता है। याद रखिएगा कि चांदी अगर आ जाए ऑप्शन में, सोना अगर न दिया हो, तो हम लोग विद्युत का सबसे अच्छा चालक चांदी मारेंगे, सोना नहीं मारेंगे। लेकिन सोना दे दिया हो, अगर चांदी नहीं दिया हो तो सोना मार देंगे। अगर दोनों ऑप्शन दिया हो तो फिर भी चांदी को मारेंगे, क्योंकि अधिकतर किताबों में चांदी दिया होता है। आगे देखिए कि हीट हीट प्रतिरोधी कांच कौन सा होता है। हीट प्रतिरोधी कांच कौन सा होता है, तो पायरेक्स नाम का कांच होता है। इसको देखिए। आगे देखिए कि यूरिया में नाइट्रोजन की अधिकतम मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 46.66 पाई जाती है। नाइट्रोजन की जो मात्रा जो होती है कितनी पाई जाती है वायुमंडल में, तो ये लगभग 72% के करीब जो होता है ये नाइट्रोजन पाई जाती है। आगे देखिए परमाणु सिद्धांत एटॉमिक थ्योरी की खोज किसने की थी, जॉन डाल्टन ने की थी। एटॉमिक थ्योरी इन्होंने दिया था और डाल्टन ने बताया था कि परमाणु क्या होता है, अविभाज्य है। परमाणु अविभाज्य बताया था, अविभाज्य बताया था, परमाणु को अविभाज्य बताया था। आगे देखिए सोना के आभूषण बनाते समय इनमें से कौन सी धातु मिलाई जाती है, तो तांबा। तांबा मिलाई जाती है। तांबा का फार्मूला होता है Cu। और सोना का देखिए Ag, Au, AuAg। ये देखिए ये दोनों बहुत, AuAg अगर कोई महिला कर रही है आपसे बोले Ag, तो मतलब समझ जाए कि चांदी मांगेगी। और जब Au करे, देखिए मैंने दोनों जगह पर AuAg लिख दिया है, जो गलत है। देखिए Au, एक में Au और एक में Ag। अगर कहे कि Au, मतलब Au अगर कोई महिला बोले, आपकी महिला मित्र हो, अगर Au बोले तो समझ जाइए कि सोना लेगी। और जब कहे Ag सुनिए ना, तो मतलब इसका मतलब है कि कुछ दाल में काला है और इसको चांदी के से बने हुए कुछ जेवर और जेवरात चाहिए, आभूषण चाहिए, तो आप लोग लाकर दे देंगे तो खुश हो जाएंगे। आगे देखिए कि पेट्रोलियम किसका मिश्रण होता है, पेट्रोलियम हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। और पेट्रोलियम उत्पादन में जो अरब देश होते हैं सबसे आगे होते हैं। आगे देखिए क्योंकि वहाँ पे पेट्रोलियम का उत्पादन ज्यादा होता है। किस ईंधन ईंधन की ऊष्मीय मान जो होता है सबसे अधिक होता है, तो हाइड्रोजन का जो मान होता है, हाइड्रोजन का मान जो होता है सबसे अधिक माना जाता है। क्योंकि यह हाइड्रोजन गैस को हम लोग भविष्य का ईंधन भी बोलते हैं। भविष्य का ईंधन भी बोला जाता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन होते हैं। और हम इस सीरीज में लगभग 200 क्वेश्चन, हर एक वीडियो में 200, 100 या 150 इस तरह से क्वेश्चन रहेंगे। कभी कभी 50 भी हो सकते हैं। मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे जिसमें से आप लोगों को भुलवाया जाए और ऐसा हो कि मतलब कुछ सवाल आते ही नहीं हो। मतलब ऐसे सवाल होते हैं कि जो सवाल आते हैं वैसे सवाल होंगे। तो आगे देखिए कि किस गैस का प्रयोग फलों को कृत्रिम रूप से पकाने में किया जाता है। किस गैस का मतलब एसिटिलीन गैस आप लोग सुने होंगे। कार्बाइड का नाम सुने होंगे, कार्बाइड का नाम सुने होंगे। कार्बाइड एक होता है जो क्या होता है कि जब जहाँ पर गैस वेल्डिंग होती है, आप लोग देखे होंगे गैस वेल्डिंग करने वाले लोग जो होते हैं, गैस वेल्डिंग करने वाले जो लोग होते हैं कार्बाइड का यूज करते हैं। क्या होता है कि एक डब्बा होता है और इसमें एक नीचे से इस तरह से ढक्कन जैसे खुला होता है, यहाँ पर इस कार्बाइड को डाल देते हैं, यहाँ पर रख देते हैं और इसका ढक्कन यहाँ पर बंद कर देते हैं। इस ढक्कन को बंद करने के बाद इसमें से पाइप लगी होती है और इस पाइप से और ऑक्सीजन पाइप को, दोनों पाइपों को एक में जोड़कर क्या होता है कि इस तरह से यहाँ पर ब्लो पाइप लगी होती है और इस पर आप इससे जो गैस निकलती है और ऑक्सीजन गैस को मिक्स करके दोनों से क्या होता है कि प्रॉपर एकदम मस्त बेल्डिंग होती है और एक नंबर की बेल्डिंग उभर कर आती है सामने। तो इसको हम लोग बोलते हैं गैस बेल्डिंग। और गैस बेल्डिंग इसी गैस से होती है, एसिटिलीन गैस से होती है। एसिटिलीन गैस का जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं एसिटिलीन गैस जनरेटर। और इसमें कार्बाइड का यूज होता है। और यही कार्बाइड क्या होता है कि जब हम लोग घर में केला, आम, जो भी जो फल होते हैं, कच्चे फल होते हैं, जब हम लोग के मतलब सीजनी आम होता है, जब सीजन में आम होता है तो लोग बोलते हैं, मम्मी बोल देती हैं कि जाओ कच्चा आम है तो लाओ पका देंगे। और केला जब कच्चा, मतलब मान लीजिए कि बरसात में केला फरा है और फर चुका है और वो गिर गया अचानक और कच्चा है, तो यही कार्बाइड ला कर रख देते हैं और पूरे अच्छे तरीके से पेपर ऊपर से ढक दिया जाता है तो यह पक जाता है। और इसमें इसको पकने के लिए क्या होता है कि कार्बाइड का यूज होता है। और यही कार्बाइड क्या होता है कि जल से अभिक्रिया करते
करके एसिटिलीन गैस देता है। आगे देखिए कि आवर्त सारणी के जनक मतलब पिता, आवर्त सारणी मतलब जो अपनी आवर्त सारणी है उसकी पिता कौन है, मेंडलीव को बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी के को किसके आधार पर रखा गया है, मतलब आधुनिक आवर्त सारणी है जो परमाणु संख्या के आधार पर। परमाणु संख्या क्या होता है कि जैसे परमाणु संख्या 1 पर हाइड्रोजन है, 2 पर हीलियम, इस तरह से जो 1 2 3 4 5 6, ये नहीं कि परमाणु बार ये 2 4 6 से 2 4 6 से हो जाता है परमाणु बार। और आधुनिक आवर्त सारणी जो है परमाणु संख्या पर ये होती है, और इसको कहीं ना कहीं मतलब एक ऐसी आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को परमाणु क्रमांक के आधार पर रखने से पता चलता है कि मतलब कहीं ना कहीं सरलता हो जाती है तत्वों को आइडेंटिफाई करने के लिए, तत्वों को जानने के लिए कौन सा धातु है, कौन सा धातु है, कौन सा क्षारीय धातु है, कौन सी मिर्जा धातु है, ये सब अलग अलग धातुएं होती हैं। अलग देखिए कि विद्युत बल्ब में कौन सी अक्रिय गैस भरी जाती है। विद्युत बल्ब में आर्गन, बल्ब में आर्गन गैस भरी जाती है और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है। आर्गन गैस जो होती है भरी जाती है, इसमें कभी कभी नाइट्रोजन गैस भी भरी जाती है। याद रखिएगा कि विद्युत बल्ब में कभी कभी ऑक्सीजन नहीं, आर्गन और नाइट्रोजन गैस भरी जाती है, अक्रिय गैसें होती हैं। और यह बल्ब का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बना होता है। याद रखिएगा टंगस्टन ऐसे डब्लू से इसको प्रदर्शित करते हैं। टंगस्टन का यूज जो होता है डब्लू का होता है, डब्लू से इसको यूज करते हैं। और इसको हम लोग ऐसे टंगस्टन को मतलब टंगस्टन से याद रखिएगा विद्युत का फिलामेंट जो होता है टंगस्टन का बनाता है। कभी भी पूछे तो बता दीजिएगा, तड़ से बताने का काम करिए, जल्दी से बताने का काम करिए, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मृदु जल मतलब जो सॉफ्ट वाटर होता है, सॉफ्ट वाटर को में आसानी से झाग बनने वाला पदार्थ जो होता है, साबुन जो होता है कि मतलब जो मृदु जल होता है उसमें क्या होता है कि साबुन आसानी से झाग बना देता है, लेकिन वहीं पर कठोर जल में क्या होता है कि यह साबुन आसानी से झाग नहीं बना पाता है। आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन है कि वो धातु जो द्रव अवस्था में पाई जाती है उसको हम लोग कौन सी ऐसी धातु होती है जो कि द्रव अवस्था में पाई जाती है, इसको हम लोग बोलते हैं पारा। और कौन सी ऐसी अधातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है, अधातु होती है, तो यह ब्रोमीन होती है। आगे देखिएगा कि बारूद किसका मिश्रण होता है, तो बारूद जो होता है सल्फर, चारकोल और पोटेशियम का मतलब यह मिश्रण होता है बारूद। बारूद की खोज किसने की थी, इनके नाम पर कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, इसको आप लोग बताइएगा। इनका नाम मैं बता देता हूँ, इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। और बारूद के इन्होंने खोज किए थे, इन्होंने बारूद की खोज की थी और इनके नाम पर सोचिए इन्होंने तबाही वाला काम किया था, लेकिन इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। सोचिए ये कहीं ना कहीं यह तो बहुत अच्छे काम नहीं किए थे, लेकिन फिर भी इनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। यह नोबेल पुरस्कार के जो मतलब जिनके नाम पर नोबेल पुरस्कार दिया जाता है उनका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इन्होंने बारूद की खोज की थी। आगे देखिए कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है, तो हीरा। आप लोग सुने होंगे हीरा बहुत कठोर होता है। हीरा एक ऐसा होता है कि मतलब देखने में बहुत महंगी धातु भी है, बहुत इसके आभूषण भी बनाए जाते हैं। और हीरा कुछ इस तरह से फिल्मों में दिखाया जाता है कि ऐसे ऐसे जियोडेसिक मतलब इस तरह से होता है। और यह कहीं ना कहीं सभी तरफ से मतलब पिरामिड नुमा कहीं मतलब उस तरह से अ, बना होता है। और यह बहुत चमकता है, जैसे इसमें अपवर्तन और परावर्तन के जो गुण होते हैं बहुत अधिक पाया जाता है इसमें। देखिए पीएच मान कितना होने पर वर्षा जल अम्लीय कहलाता है। पीएच मान जो होता है जो 5.6 से जब कम होता है। देखिए पीएच क्या होता है, पीएच पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं, पीएच को हम लोग पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोलते हैं। और पीएच जो स्केल होती है, पीएच स्केल 0 से लेके क्या होता है 0 से लेके 14 तक के बीच होती है। मतलब यहाँ पे 7 होता है और इधर जब होता है तो इधर 14 होता है, जिधर 14 होता है और इधर क्या होता है 0 होता है। तो जब हम लोग इधर 0 की तरफ बढ़ते हैं तो इधर क्या होता है अम्लीयता बढ़ती है। और जब इधर हम लोग इसकी तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर क्षारीयता बढ़ती है। देखिए रिवीजन के तौर पर आप लोग इस सवाल को करिएगा, जिसे आप लोग सॉरी दोस्तों, तो अगर आप लोग इसको रिवीजन के तौर पर करेंगे तो मुझे लगता है कि यह क्लास बहुत बेनिफिट होगी आप लोगों के लिए। अगर आप लोगों को यह क्लास अगर आप लोगों को अब तक अच्छी लग रही है तो क्या करिएगा कि आप लोग इस क्लास को लाइक एंड शेयर करके अपने दोस्तों को जरूर बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पर अभी सब्सक्राइबर बहुत कम है, जिससे मुझको ऐसा लग रहा है कि मेहनत करना बहुत डांड हो जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेहनत करना नहीं छोड़ूंगा, मैं मेहनत जरूर करता रहूँगा आप लोगों के लिए।
ऐसी वीडियो लाता रहूँगा और बहुत तेज़ी से सवालों को टैकल करेंगे और जल्दी जल्दी सवाल को करेंगे। देखिए आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक नाम क्या होता है। पहला प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज कहाँ होता है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज जो होता है जब हाथ टूट जाता है, किसी व्यक्ति का पैर टूट जाता है, जब किसी व्यक्ति का पैर टूट जाता है तो क्या होता है कि डॉक्टर क्या करता है कि इसे पट्टी लपेटेगा और उसके ऊपर पाउडर नुमा इस तरह से पेस्ट पोत देता है। उसके बाद जब ये सूख जाता है तो बहुत कड़ा हो जाता है, इससे फिर किसी का सर फोड़ दो या मुंह फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यह पीओपी होता है और यह पीओपी सूखने के बाद बहुत कड़ा हो जाता है और इसी को हम लोग बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। और इसका यूज हाथ पैर के टूटने पर, हड्डियों के टूटने पर उसको जोड़कर डॉक्टर के द्वारा उसको सीधा रखने के लिए, मतलब कुछ दिनों के लिए सीधा रखने के लिए क्या करता है कि डॉक्टर उस पर पट्टी नुमा बांध के उसको उसको लगा देता है, तो वो जैसे का तैसा वो सूखने के बाद वो रुक जाता है। मतलब उसको आप उसको फिर उसको पानी से भिगाएंगे तो वो गीला नहीं होगा, मतलब वो सूखा का सूखा ही रहेगा, मतलब वो दोबारा। और इससे क्या होता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस से डिजाइन भी बनाई जाती है, डिजाइन का भी मतलब घरों में डिजाइन बनाई जाती है। आप लोग सुने होंगे पीओपी का जो काम हो रहा है, हमारे घर में पीओपी का काम हो रहा है, पीओपी से हम लोग डिजाइन बनवा रहे हैं। बहुत लोग ऐसा काम बोलते हुए सुने होंगे। आगे देखिए, आगे देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र होता है CaSO4। CaSO4 इस तरह से होता है, ए वाला अंदर होता है कि ए वाला अंदर होता है, फिर क्या होता है CaSO4 ऐसे नहीं होता है, एक सेकेंड, ए वाला इधर होता है CaSO4, यहाँ पे CaSO4 का 1/2 फिर H2O, ए वाला होता है CaSO4 1/2 H2O। मतलब इसमें क्या होता है याद रखिएगा, बस इससे पकड़िएगा कि 1/2 हाइड्रोजन ऑक्सीजन और मतलब जल के 1/2 अणु होते हैं। मतलब आधे अणु अगर जहाँ दिख गए मतलब मार दीजिए, ऑप्शन में इसको टिक करिए और हटाइए जल्दी से इस सवालों को। देखिए इस सवालों को करने में मतलब बहुत आसान सवाल होते हैं। इन सवालों में अगर आप समय उलझाएंगे तो ऐसे सवाल हैं कि आप लोग को उलझा देंगे और फिर नौकरी लेना आसान नहीं, बहुत कठिन हो जाएगा। और ऐसे सवालों को करने के लिए हमारे चैनल पर तो जुड़े रहिएगा और जुड़े रहने के बाद भी आप सवालों को करते रहिए। देखिए विनेगर, विनेगर का नाम सुने होंगे, तो विनेगर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, ये हमने यहाँ पर तो लिखा है एसिटिक अम्ल। आगे देखिए, सिरका क्या होता है, सिरका कैसे बनता है। सिरका देखिए क्या होता है, आप लोग गन्ना का नाम सुने होंगे, गन्ना देखे भी होंगे। और आप लोग गन्ने की पेराई, तो गन्ने का रस जो होता है आप लोग पिए होंगे। इस तरह से मान लीजिए गन्ना होता है और इसमें जो गन्ने की पत्ती होती है, इस तरह से मान लीजिए कि बना दिए, हम 3 गन्ने बनाए और इसमें इससे हम लोग क्या किए कि जूस निकाले। और इस जूस को हम लोग एक बोतल में पैक किए और इसको हम लोग धूप में सुखाने के लिए रख दिए। इसमें जब किण्वन होता है तो यह कहीं ना कहीं यह कम हो जाता है और कम होने के बाद हम लोग इसको, इसमें से जो कचरा होता है उसको छान कर एक अलग बोतल में रख लेते हैं। और यह खाने में तो खट्टा लगता है। इसका यूज अचार बनाने में होता है। जब किसी आदमी का पेट में गैस वैस बना लेता है तो लोग इसको, महिलाएं मम्मी मम्मी सीधे बोलती हैं कि जाओ हमने सिरका रखा है उसमें से एक ढक्कन लो और पी लो, तुम्हारे गैस का जो प्रॉब्लम है सही हो जाएगा गाँव में। देखिए कहता है नींबू और संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है। नींबू और संतरे में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। तो अगर आप लोग नींबू और संतरा खाते हैं तो सिट्रिक अम्ल का कहीं ना कहीं सेवन जरूर करते हैं। अम्ल देखिए क्या होता है, अम्ल क्या होता है कि जब यह लिटमस पेपर पर, लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर लिटमस पेपर पर जब हम लोग इसको यूज करते हैं तो यह अम्ल क्या होता है, नीला लिटमस को, अगर नीला कोई लिटमस है तो इसको क्या करेगा कि लाल कर देगा। नीले लिटमस को क्या कर देगा कि लाल कर देगा। अगर यहाँ पे नीला लिटमस पेपर है तो इस नीले लिटमस पेपर को यह, अगर इस पे हम लोग अम्ल डाल दिए इस तरह से, तो यह अम्ल क्या करेगा कि इसको लाल कर देगा। अगर जब लाल कर दे तो समझ जाइए कि यह अम्ल है। अगर देखिए कि कोई आदमी आपके ऊपर तेजाब, अम्ल को हम लोग तेजाब से रिलेट कर सकते हैं। तेजाब 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 बोल दिए, तेजाब बोल रहे हैं तो कोई बुरा नहीं है। तेजाब अगर आपके ऊपर कोई फेंक दे रहा है, यानी कोई आदमी आपके ऊपर तेजाब फेंके, तो आप कहीं ना कहीं आपका चेहरा लाल हो जाएगा। तो इससे याद रखिएगा कि अम्ल, अम्ल से नीले लिटमस पेपर को अम्ल क्या करता है कि लाल कर देता है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि दूध से दही में, दूध और दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल। कहीं पे भी लैक्टिक आए
तो उसमें दूध और दही से बने हुए पदार्थ मिलते हैं, जैसे लेक्टोबेसिलस, याद रखिएगा, लेक्टोबेसिलस, लेक्टोबेसिलस, लेक्टोबेसिलस नाम का एक जीवाणु होता है जो दही में पाया जाता है। और यही लेक्टोबेसिलस क्या होता है कि मानव शरीर में जो फीमेल बॉडी होती है उसके वेजाइनल पार्ट में यही लेक्टोबेसिलस जीवाणु पाया जाता है। इन सब तथ्यों को याद रखिएगा। आगे देखिए कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, और यह ऑक्जेलिक अम्ल कहाँ पाया जाता है? चना की पत्ती में, चना की पत्ती में भी ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। याद रखिएगा, ये सब बहुत मतलब नॉर्मल क्वेश्चन है। टमाटर, चना की पत्ती, जो हरी घास जो होती है, अभी कभी कभी आप लोग फील्ड में खेलते हैं तो क्या होता है कि जब आप उस पर लोटते हैं या मतलब उस पर सो जाते हैं घास पर, तो आपके शरीर में क्या होता है कि खुजली होने लगती है, आपके शरीर में थोड़ी थोड़ी खुजली होती है। तो आप कहते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है? तो यही ऑक्जेलिक अम्ल के कारण होता है। ऑक्जेलिक अम्ल क्या करता है कि मतलब आपके शरीर में खुजली का काम कर देता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी डंक मारे तो फार्मिक अम्ल और मेथोनोइक अम्ल होता है, और इसका एक ही इलाज है। चींटी के डंक में बेकिंग सोडा, आप लोग सुने होंगे, बेकिंग सोडा का नाम सुने होंगे। इससे क्या होता है कि जो बिच्छू जब काट दे या चींटी काट दे, तो इससे इसके जहर को कम किया जा सकता है, इसके मतलब प्रभाव को कम किया जा सकता है। आगे देखिए कि पेट में कौन सा अम्ल पाचन में सहायक होता है? तो HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या होता है कि अमाशय में पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आगे देखिए कि पेंसिल बनाने में किसका उपयोग किया जाता है? ग्रेफाइट। और ग्रेफाइट जो होता है कार्बन का अपरूप होता है। ग्रेफाइट क्या होता है? कार्बन का अपरूप होता है। कार्बन के 3 अपरूप होते हैं, याद रखिएगा, हीरा, फिर उसके बाद ग्रेफाइट, और इसके बाद क्या होता है कि बकमिनिस्टर फुलेरिन। क्या होता है? बकमिनिस्टर फुलेरिन होता है। बकमिनिस्टर फुलेरिन जो होता है कि पेन मतलब कार्बन का अपर रूप होता है, अपर रूप होता है, याद रखिएगा कि कार्बन का अपर रूप होता है। और ग्रेफाइट क्या होता है कि यह एक अधातु होता है। क्या होता है? अधातु है, लेकिन अधातु के साथ साथ यह क्या होता है कि यह विद्युत का सुचालक है। कुचालक नहीं, सुचालक होता है, विद्युत का सुचालक होता है। इसमें लाइट मार देगी। ये ऐसा गलती कभी मत कीजिए कि मान लीजिए कि यह पेंसिल है और इसमें से यह एक मान लीजिए कि यह लीड निकली है, और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको हम लोग जो स्विच बनी है, बोर्ड बना है, उसमें जो स्विच बनी है इस तरह से, इसमें फेज वाले में डालकर इधर से टच करें। तो ऐसा नहीं है कि ऐसा मत कीजिएगा गलती। इसको आप लोग अगर इसमें डाल देंगे और इधर से पीछे वाले हिस्से से टच करेंगे, तो क्या होगा कि लाइट आप लोग को पूरा एकदम पक्का है कि मारेगी, और जरूर मारेगी। आप मर भी सकते हैं, आपको बेहोशी भी हो सकती है। ऐसा अगर करेंगे तो यह आपके लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। ऐसा मत कीजिएगा कि मतलब ऐसा मत करिएगा कि यह धातु है तो इसमें लाइट नहीं आएगी, और लाइट आती है। एलपीजी गैस, देखिए एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है कि ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। एलपीजी गैस का मुख्य घटक क्या होता है? ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। याद रखिएगा एलपीजी गैस के बारे में, ब्यूटेन और प्रोपेन एलपीजी गैस का मुख्य घटक होता है। और एलपीजी गैस का यूज कहाँ होता है? घरेलू कार्यों में, घरेलू कार्यों में होता है। और देखिए क्या होता है कि एलपीजी गैस का सिलेंडर जो होता है, भारत गैस या कोई भी इंडियन इंडियन का एक होता है। इसमें क्या होता है कि जब आग पकड़ ले तो इसको बुझाने के कुछ तरीके होते हैं। मान लीजिए कि यहाँ से आग की लपटें जब निकलती हैं, तो यहाँ पे जो नोजल होता है, जैसे मान लीजिए कि ये नोजल है, एक सेकेंड, यहाँ से इस तरह से बना है नोजल की पाइप, तो आग यहाँ से जलना स्टार्ट होती है थोड़ा सा दूर से। आप इसमें उंगली फंसा के, आप लोग वीडियो देखे होंगे अगर टिकटॉक देखते होंगे, तो उसमें दिखाते हैं जब कुछ सिपाही होते हैं उसमें बताते हैं। तो ऐसे आप लोग बंद कर सकते हैं, कपड़े से भी बंद कर सकते हैं, इस पूरे सिलेंडर को ढक के बंद कर सकते हैं। और नहीं तो एक ऐसा उपाय है कि अगर इस सिलेंडर को आप घर से बाहर निकाल सकते हैं, तो कृपया इस सिलेंडर को आप लोग घर से बाहर निकालने का काम कीजिएगा। घर से बाहर जब निकाल देंगे तो आग लगने की संभावना कम होगी। ये जब सिलेंडर फटेगा तो नुकसान कम होगा, लोग जो होंगे घायल कम होंगे, और जब लोग घायल कम होंगे तो मतलब बचा जा सकता है, इन दुर्घटनाओं से बच सकते हैं ऐसा करने से। माचिस की तिल्ली में जो रसायन होता है उसका मतलब कौन सा रसायन प्रयोग होता है? तो लाल फास्फोरस। और फास्फोरस कई प्रकार के होते हैं,
सफ़ेद फास्फोरस भी होता है। याद रखिएगा कि लाल फास्फोरस ही नहीं होता है, लाल फास्फोरस जो होता है सफ़ेद भी होता है। और यही फास्फोरस क्या होता है कि ये माचिस की तीली को मतलब जलाने का काम करता है, जमाने का नहीं जलाने का। किस रेडियोधर्मी मतलब पदार्थ का उपयोग परमाणु ऊर्जा संयंत्रों में ईंधन के रूप में किया जाता है? तो यूरेनियम का किया जाता है। यूरेनियम जो होता है, आप लोग बताइएगा कि यूरेनियम की खोज किसने की थी, कमेंट बॉक्स में। आगे आगे देखते हैं, रॉकेट ईंधन में किसका प्रयोग किया जाता है? रॉकेट ईंधन जो होता है, जो रॉकेट उड़ती है हमारे देश से या कहीं से भी, मतलब विदेश से या अमेरिका से, या उनकी कंपनी हो, क्या बोलते हैं वो, एलन मस्क की कंपनी हो, वहां से जो एक्स स्पेस एक्स कंपनी है, उससे भी अगर कोई रॉकेट उड़े तो उसमें यही ईंधन भरा जाता है। ये नहीं कि वो बोलेंगे कि हम इस कंपनी का भरेंगे, उस कंपनी दो, सब रॉकेट में यही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को भरा जाता है। आगे देखिए कि पॉलीथीन किसका बहुलक होता है? पॉलीथीन का होता है पॉलीमर, एथीन का बहुलक होता है। एथीन से ही पॉलीथीन बनता है। और पॉलीथीन क्या होता है कि यह पॉलीथीन पृथ्वी के लिए बहुत खतरा है। क्या है? खतरा है। और पॉलीथीन जो है, पॉलीथीन को कम से कम अगर आप 20 साल तक भी जमीन के अंदर धंसा कर रख देंगे तो यह जल्दी खराब नहीं होता है। बहुत मतलब बहुत जल्दी गलने का काम नहीं करता है, जल्दी गलता नहीं है, बहुत खतरनाक चीज है। इसका यूज अगर ना हो तो हमारे देश और विश्व के लिए बहुत लाभदायक होगा। इससे, इसके यूज से हमको लगता है कि बचना चाहिए। और ऐसे ऐसा करने से, अगर पॉलीथीन का यूज अगर नहीं होगा तो क्या हो जाएगा, कुछ दिन लोग थोड़े परेशान होंगे। और इसकी परेशानी को अगर कोई कोई कुछ ऐसे वैज्ञानिक है जो इसके मतलब खतरे को बताते हैं और इसके खतरे से निपटने का भी उपाय जानते हैं, निकाल लेते हैं लोग। बहुत ऐसे लोग हैं जो लोग पॉलीथीन के मतलब उपयोग को कम करने के लिए अपना मतलब एफर्ट डालते हैं कि मतलब यहाँ कहीं से नहीं कहीं कागज का पॉलीथीन। अभी सलमान खान जो थे, क्या थे कि जेल में, कभी इनको जेल हुई थी तो वहाँ पे जेल में कागज के क्या था कि यह बैग बनाते थे, कागज का बैग बनाते थे यह सलमान खान। आगे देखिए कि टेफ्लॉन किसका बहुलक होता है? टेफ्लॉन टेफ्लोफ्लोरोएथीन, टेट्राफ्लोरोएथीन टेफ्लॉन जो होता है, टेफ्लॉन जो होता है यह एक कृत्रिम संश्लेषित क्या होता है कि यह रेशा होता है, रेशा होता है। याद रखिएगा कि यह मतलब कहीं ना कहीं इसका यूज कपड़ा वपड़ा बनाने में यूज होता है। नहीं, टेफ्लॉन रेशा नहीं है ये। टेफ्लॉन तो इसका टेफ्लॉन का यूज यहाँ पर होता है। टेफ्लॉन, सॉरी, इसको रेशा में नहीं होता है। टेफ्लॉन का यूज होता है नॉन स्टिकी बर्तन। क्या होता है? नॉन स्टिकी बर्तन, नॉन स्टिकी स्टिकी बर्तन को यूज करने के लिए। नॉन स्टिक मतलब नॉन स्टिकी बर्तन कुछ ऐसे बर्तन होते हैं जिसमें क्या होता है कि उसके पेंदी में कुछ भी डालो वो चिपकता नहीं है, उसमें पकड़ेगा नहीं। आप उसके में ऑमलेट बनाइए या कोई सब्जी भुजिया कुछ भी बनाइए, मतलब वो अटकता नहीं है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, विद्युत हीटर के कॉइल में किस मिश्र धातु के मतलब विद्युत हीटर की जो हीटर होता है, आप लोगों के घर में यूज हुआ होगा विद्युत हीटर के मतलब जो कॉइल होता है, ऐसे ऐसे आप लोग देखेंगे एक गोल वाला हीटर होता है। तो यहाँ से इस तरह से दो तार निकले होते हैं, इस तरह से ऐसे 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 घूमकर, ऐसे ऐसे घूमकर बना होता है। और क्या होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं, ऐसे स्प्रिंग ऐसे बनी होती है, स्प्रिंग बनी होती है। तो इसी स्प्रिंग को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं कि हीटर का कॉइल। और हीटर का कॉइल किस चीज का बना होता है? तो नाइक्रोम का बना होता है। याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और लोगों से गलतियां हो जाती हैं, बहुत नॉर्मली गलती है, इसको रट लीजिए एकदम। सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? सूर्य से ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? नाभिकीय संलयन। एक होता है नाभिकीय विखंडन। क्या होता है? नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। सूर्य से ऊर्जा नहीं, नाभिकीय संलयन होता है सूर्य से ऊर्जा। सूर्य से ऊर्जा और हाइड्रोजन बम में क्या होता है? संलयन होता है। लेकिन परमाणु बम अगर पूछ दे तो उसमें नाभिकीय विखंडन होता है। याद रखिएगा ये सब क्वेश्चन। परमाणु बम के सिद्धांत देखिए, अभी यहाँ पर आ गया नाभिकीय विखंडन होता है, आधारित होता है, किस सिद्धांत पर आधारित होता है इसके बारे में पूछ रहा है। आंसू गैस क्लोरोपिक्रीन को बोलते हैं। क्लोरोपिक्रीन जो होती है एक आंसू गैस का काम करती है। आगे देखिए यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है एन, इसको बोलते हैं NH2CONH2। यह होता है, एकदम पूछ देता है ऐसे, मतलब ग्रुप डी के एग्जाम में भी पूछ देता है। मार्स गैस को हम लोग बोलते हैं CH4, यानी मीथेन गैस को हम लोग मार्स गैस बोलते हैं। मीथेन गैस को हम लोग बोलते हैं। आगे देखिएगा कि वाहनों से निकलने वाले प्रदूषण को हम लोग क्या बोलते हैं? अभी पीछे हम बताएं कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो मतलब इससे निकलता है, वाहनों से निकलता है, वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस निकलती है। नाइट्रोजन ऑक्साइड जो होता है
ये भी निकलता है, मुख्य प्रदूषक होता है। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी अक्रिय गैस पाई जाती है? तो वायुमंडल में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा अक्रिय गैस होती है आर्गन। आर्गन का नाम आप लोग सुने होंगे। यह एक अक्रिय गैस होती है और इसका परमाणु क्रमांक 18 होता है, याद रखिएगा। आगे देखिए फोटोग्राफी में, एक सेकंड, थोड़ा सा हमारी आवाज चेंज हो गई, सॉरी दोस्तों, बोलते बोलते स्पीड में ऐसा हो गया है। तो चलिए देखते हैं फोटोग्राफी में कौन सा रासायनिक प्रयोग होता है। तो सिल्वर ब्रोमाइड। 200 क्वेश्चन है, अभी हम लोग लगभग 70 क्वेश्चन के करीब पहुंचे हैं और मुझको लग रहा है कि इसमें टाइम कितना हुआ, एक सेकंड में देखकर बताता हूँ। टाइम लगभग 50 मिनट, और इतने में 70 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, लगभग 70 सिल्वर ब्रोमाइड। आगे देखिए कि अगला क्वेश्चन जो है क्या है कि बॉक्साइट किस धातु का अयस्क होता है? तो एल्युमिनियम का होता है, ये याद रखिएगा, ये बहुत आसान क्वेश्चन है। सीने बार किस धातु का अयस्क होता है? तो ये पारा का अयस्क होता है। और पारा का यूज क्या होता है कि डॉक्टरी थर्मामीटर में यूज होता है। डॉक्टरी थर्मामीटर में पारा का यूज होता है और सीने बार पारा का अयस्क होता है। देखिए लाल रक्त कणिकाएं, आरबीसी में कौन सी धातु पाई जाती है? तो लोहा। और इसी के कमी से क्या होता है? एनीमिया रोग होता है, याद रखिएगा, एनीमिया। एनीमिया रोग जो होता है लोहे की कमी से होता है। आगे देखिए क्लोरोफिल में कौन सी धातु पाई जाती है? तो मैग्नीशियम Mg जो होती है यही धातु पाई जाती है। क्लोरोफिल जो होता है पत्तियों को हरा रंग करने में, और यह कहीं न कहीं प्रकाश के संश्लेषण में यह सहायक होता है क्लोरोफिल। आगे देखिएगा कि सबसे हल्की गैस कौन सी होती है? तो हाइड्रोजन गैस। देखिए कहीं ना कहीं आप लोगों से सवाल पूछा होगा कि जब कभी हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारा, मान लीजिए कि एक गुब्बारा है और इसमें हाइड्रोजन गैस भरी है, इसमें हीलियम गैस भरी है, हीलियम गैस और हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा जो होगा हमेशा ऊपर होगा, और हीलियम गैस का गुब्बारा जो होगा ये हाइड्रोजन गैस से नीचे होगा। अगर दोनों को एक साथ एक ऊंचाई से छोड़ दिया जाता है तो हाइड्रोजन गैस का गुब्बारा अधिक ऊंचाई तक जाकर और दूर तक जाकर फट जाएगा, लेकिन हीलियम गैस का गुब्बारा दूर तक नहीं जाएगा और अधिक ऊंचाई तक नहीं जाएगा। आगे देखिएगा कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? तो कोबाल्ट। इसको हम लोग विटामिन B12 को हम लोग कोबाल्ट भी बोलते हैं, कोबाल्ट विटामिन भी बोलते हैं। जल की अस्थायी कठोरता किसके कारण होती है? मतलब जल की अस्थायी कठोरता का कारण होता है कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड। आगे देखिएगा कि पीतल किस धातुओं का मिश्रण होता है? तो तांबा और जस्ता, Cu+Zn, यह सब पूछता है। और ऐसे सवाल आते हैं। कांसा किस मिश्र धातु का मिश्रण होता है? तो तांबा और टीन का, Cu+Sn, PbSn होता है, Pb सीसा होता है, CuSn टीन होता है। आगे देखिएगा कि जल में घुलनशील विटामिन होती है भैंस गई पानी में, BC से भैंस गई पानी में, B से भैंस और सी से भैंस गई पानी में, भैंस, बी से ऐसे बी सी है तो बी सी है तो बी से और सी से स, और इसको हम लोग भैंस बोल सकते हैं, भैंस गई पानी में। और जो बटा ए डी ऐसे ए डी ई के इडैक इडैक बोलते हैं। ये तो होता है कि वसा में घुलनशील होता है और जल में घुलनशील। याद करेंगे भैंस गई पानी में, अगर भैंस पानी में चली गई तो हम लोग कहेंगे कि जब भैंस गई पानी में तो गई, जाने तो कोई दिक्कत नहीं है। जब इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि BC और B और C, भैंस गई पानी में। तो याद रखेंगे कि विटामिन C भैंस गई पानी में। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है, नॉन स्टिकी बर्तन में बनाने के लिए कौन से पदार्थ का यूज किया जाता है? तो बहुलक जो होता है नॉन स्टिकी बर्तन बनाने के लिए किस बहुलक का यूज किया जाता है? पॉलीमर का यूज किया जाता है। तो टेफ्लॉन, याद कीजिएगा, अभी पीछे बताएं, टेफ्लॉन का यूज किया जाता है। तो चलिए अभी थोड़ी देर में मैं इसको देखता हूँ, और एक सेकंड रुकिए, अभी अगला क्वेश्चन देख लीजिए। रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? रेडियोधर्मिता की खोज किसने की थी? तो हेनरी बेकुरल ने की थी, हेनरी बेकुरल ने। 100 क्वेश्चन देख लेते हैं, और 100 क्वेश्चन मेरे ख्याल से कि 200 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग करने में लगभग 2 घंटे हो जाएंगे। तो 100 क्वेश्चन अभी देख लेते हैं। अगला 100 क्वेश्चन जो है, मैं सभी क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि सब क्वेश्चन नहीं, देखिए ये सब क्वेश्चन बने हैं, ऐसे सब क्वेश्चन बने हैं, ये सब बने हैं, और इसमें से बहुत अच्छा डिस्कशन करेंगे। और जहाँ तक हो चुका है मेरे ख्याल से कि
70-78 क्वेश्चन के करीब जो हो चुके हैं। देखिए ये सब क्वेश्चन बना चुके हैं, और इन सब क्वेश्चनों को अगर आप लोग कर लेते हैं तो समझ जाइए कि एक बहुत सी अच्छी आधारभूत संरचना विज्ञान में बन जाएगी, और आप विज्ञान के क्वेश्चनों को अच्छे से कर पाएंगे। और मुझे आशा है कि आप लोग विज्ञान के क्वेश्चनों को कर लेंगे और अच्छे से करेंगे। तो ये सब देखिए कि बन चुके हैं, और ये सब क्वेश्चन जो हैं मैं अभी 80 क्वेश्चन करवा देता हूँ। और अगली वीडियो में क्या होगा कि वो अगली वीडियो में करवा दूंगा। मतलब रेडियो धर्मिता की खोज किसने की थी, तो हेनरी बेक्यूरेल ने की थी, ये सब है। आगे देखिएगा कि विद्युत ऋणात्मकता का सबसे अधिक तत्व, मतलब किस तत्व में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है, तो फ्लोरीन का नाम आप लोग सुने होंगे। फ्लोरीन जो होता है क्लोरीन तत्व का, क्लोरीन परिवार का एक तत्व होता है, और इसमें सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मकता होती है। आगे देखिएगा कि सबसे आयनिक जो ऊर्जा वाला तत्व होता है तो हीलियम होता है। आगे देखिएगा कि अगला क्वेश्चन है कि किस गैस का उपयोग आग बुझाने के लिए किया जाता है, तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज आग बुझाने में किया जाता है। और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज होते हैं पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में करते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पौधे कार्बन डाइऑक्साइड गैस का यूज करते हैं। ओजोन परत को नष्ट करने वाली मुख्य यौगिक गैस होती है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और यह कहाँ पाई जाती है, तो प्रशीतक जैसे फ्रिज जो होते हैं, फ्रिज व्रिज में इसका प्रयोग होता है। CFC गैस का, क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस जो होती है नाइट्रोजन होती है, लगभग 78% के करीब होती है। 78 पीछे हम बता दिए हैं लगभग 72%, लेकिन हम ये अब 72 नहीं होगा, 78% होगा। आगे देखिए कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा किसी तरल में वाष्प में बदला जा सकता है, मतलब किसी तरल को वाष्प में बदल सकते हैं, तो यह है वाष्पीकरण की प्रक्रिया। आगे देखिएगा कि किसी धातु को मिट्टी के तेल में रखा जाता है, तो सोडियम को अब ज्यों ऑक्सीजन, मतलब ऑक्सीजन से रिलेट करवाएंगे तो यह आग पकड़ लेता है, इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन सा होता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 और HNO3। क्या होता है, नाइट्रिक अम्ल, यही दोनों क्या होते हैं कि अम्लीय वर्षा के कारण होते हैं। अमोनिया के उत्पादन में हैपर विधि के उत्प्रेरक का काम कौन करता है, तो लोहा क्या करता है कि उत्प्रेरक का काम करता है। याद रखिएगा सिंदूर का रासायनिक नाम क्या होता है, मर्क्यूरिक सल्फाइड होता है। ये सब क्वेश्चनों को याद रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चनों को आप लोग अगर कर ले रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि आप हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं और आप इस क्वेश्चनों को करके एक अच्छे मतलब लेवल पर पहुंच जाएंगे। देखने में सवाल सरल रहेंगे और आप लोगों का दिमाग भटकाने का काम करेंगे। तो देखिए रासायनिक यौगिक के बीच बंध बनाने की प्रवृत्ति को किस पर निर्भर होती है, तो बाहरी कोष पर। जो बाहरी कोष होता है किसी भी तत्व का, जो बाहरी कोष होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, तो इसी पर क्या होता है कि बंध बनते हैं, जो हम लोग बोलते हैं बॉन्ड बोलते हैं, और यह कहीं ना कहीं बाहरी कोष पर बने होते हैं। आगे देखिएगा 93वां नंबर का क्वेश्चन है, क्लोरीन जो होता है किलो जूल प्रति किलोग्राम का मान होता है। कैलोरी मान जो होता है किलो जूल प्रति, मतलब कैलोरी मान जो होता है 4.2 किलो कैलोरी होता है एक, मतलब किलोग्राम वसा से कैसे इस तरह से वसा का होता है। टेरामाइसिन और सेप सेट स्टेटोमाइसिन नाम आदि क्या है, ये तो एंटीबायोटिक्स होते हैं। टेरामाइसिन और एंटीबायोटिक्स जो होते हैं किस चीज से पाए जाते हैं, तो जीवाणु से मतलब बनाए जाते हैं। आगे देखिएगा कि कार्बन का वह अपर रूप जिसका उपयोग उच्च तापमान पर स्नेहक के रूप में किया जाता है, तो ग्रेफाइट। अभी कार्बन से बहुत सवाल आते हैं। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग नहीं किया जाता है, तो तांबा का यूज नहीं किया जाता है। वह प्रक्रिया जिसमें पदार्थ ठोस अवस्था से सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। और ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि इसका उदाहरण होता है कपूर, एंथ्रासीन, और मतलब ऐसे 2-3 धातु होते हैं। आयोडीन होता है, कपूर होता है, इसका कपूर होता है और एंथ्रासीन, आयोडीन, ये सब पूछ देता है। सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला कौन सा तत्व है, तो कार्बन जो होता है सबसे अधिक यौगिक बनाते काम करता है। अब देखिए कि मिश्र धातु इस्पात स्टेनलेस स्टील में कौन सी धातु शामिल होती है, तो लोहा, क्रोमियम और निकिल। लोहा और क्रोमियम से क्या होता है, स्टील बन जाता है, या स्टील बन जाता है। और स्टील में जब हम लोग मतलब लोहा और कार्बन को Fe और
सी मिलाकर हम लोग स्टील बनाते हैं। और यही स्टील क्या होता है, स्टील को स्टेनलेस बनाने के लिए इसमें क्रोमियम और निकिल को मिला देने से क्या होता है कि मतलब यह स्टेनलेस त्रिक बिंदु, देखिए 100 नंबर का क्वेश्चन है। त्रिक बिंदु क्या होता है, ट्रिपल पॉइंट क्या होता है कि वह बिंदु जिस पर किसी पदार्थ को तरल ठोस तरल गैस तीनों अवस्था में पाया जाता है, तो हम लोग इसको बोलते हैं त्रिक बिंदु। मतलब वह अवस्था, मतलब वह बिंदु जहाँ पर ठोस द्रव किसी भी मतलब पदार्थ का ठोस द्रव गैस तीनों अवस्थाएं पाई जाती हैं। यहीं पर ठोस भी पाया जाता है। कोई ऐसा तापमान मान लीजिए कि 0 डिग्री सेल्सियस या 4 डिग्री से, मान लीजिएगा, ये होता नहीं है, मानना है। लेकिन जब यह तीनों ठोस तरल और गैस तीनों अवस्था में पाए जाते हैं तो हम लोग इसको बोलते हैं कि यह त्रिक बिंदु है। आगे देखिएगा कि अगर आप लोगों को ऐसे ही क्वेश्चन करना है तो हमारे चैनल पे जुड़ जाइएगा। और इसमें देखिए कि 200 क्वेश्चन है, हमने 100 क्वेश्चन इस वीडियो में करवा दिया है। ये सब देखिए क्वेश्चन है और इन सब क्वेश्चनों को करिएगा। करवाएंगे, हम जरूर करवाएंगे। अभी थोड़ी देर मतलब अगले दिन करवा देंगे या एक आध 2 घंटे बाद, 2-4 घंटे बाद थोड़ा मौका मिलेगा तो करवाएंगे। लेकिन इन सब क्वेश्चनों को करने की कोशिश जरूर करिएगा। आप लोग इस सब क्वेश्चन बना दिए हैं, देखिए ये सब बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं जो परीक्षाओं में फंसा देते हैं आप लोगों को। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो क्या कीजिए कि लाइक और शेयर करके आप हमारा आप प्रोत्साहन कीजिए, आप हमारा मतलब मनोबल बढ़ाइए। आप अपने दोस्त को समझिए कि मतलब हम कितना मेहनत करते हैं आप लोगों के लिए। आप क्या कीजिए कि बस आप एक काम करिए कि बस एक लाइक करना है आपको, और लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना है। और लोगों को ये भी बताना है कि यहाँ बहुत तेजी से करेंगे क्वेश्चन को, और इतने तेजी से करेंगे कि दिमाग हैंग हो जाने का काम करेगा। और सवाल को करने की स्पीड आप लोग देखेंगे तो आप लोग पीछे ही देख लीजिएगा, पीछे देखे होंगे। अगर आप लोग यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं तो पीछे देखे होंगे कितनी स्पीड से सवाल कर। ऑनलाइनर क्वेश्चन होते हैं। ऑनलाइन क्वेश्चन का क्या होता है कि सीधे टारगेट फिक्स और मारिए, एकदम बफोस मिसाइल की तरह सवाल गया धड़ाम से, नहीं एकदम मतलब सीधे आंसर और उत्तर, आपका नंबर मिला गया और काम हो गया। तो इसी के साथ धन्यवाद, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।